भारत का यानी हमारा और हमारे देशवासियों का स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंट डे ऑफ इंडिया हर वर्ष 15 अगस्त को प्रत्येक भारतीय नागरिक के द्वारा खुशी से मनाया जाता है। सन 1947 में इसी दिन भारत के निवासियों को ब्रिटिश सरों के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त हुई। उसी दिन से सभी भारतीय नागरिकों के द्वारा इसे त्योहार के रूप में मनाया जाता है। आज हम इसी विषय को विस्तृत में समझेंगे। भारत को आजादी दिलवाने में किन किन लोगों का योगदान रहा, भारत की आजादी के लिए कितने साल तक संघर्ष किया गया, भारत की आजादी के वक्त कौन कौन सी मुश्किलें उठानी पड़ी, और इसके अलावा बहुत सी ऐसी जानकारी जो आप लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है और आपका नॉलेज भी बढ़ा सकती है। तो आज के वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और आपकी राय कमेंट में जरूर बताइए ताकि हमें दूसरे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। तो आज का वीडियो समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इतिहास जान लेते हैं। भारत के आजादी के लिए कितने लंबे टाइम तक आंदोलन चलाया गया और किन किन लोगों की बदौलत भारत को आजादी मिल पाई, तो इसे समझना शुरू करते हैं। यूरोपियन व्यापारियों ने 17वीं सदी में भारतीय उपमहाद्वीप में पैर जमाना आरंभ कर दिया था। अपनी सैन्य शक्ति में बढ़ोतरी करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18वीं सदी के अंत तक स्थानीय राज्यों को अपने वश में करके अपने आप को स्थापित कर लिया था। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 के अनुसार भारत पर सीधा आधिपत्य ब्रिटिश क्राउन अर्थात ब्रिटिश राजाशाही का हो गया था। दशकों बाद नागरिक समाज ने धीरे धीरे अपना विकास किया और इसके परिणाम स्वरूप 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद के समय को ब्रिटिश क्राउन के काल के रूप में जाना जाता है, जिसे मोटिंगो चेम्सफोर्ड सुधार भी गिना जाता है, लेकिन इसे भी रॉलेट एक्ट की तरह दबाने वाला अधिनियम के रूप में देखा जाता है, जिसके कारण भारतीय समाज सुधारकों द्वारा स्वशासन का आह्वान किया गया। इसके परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा राष्ट्रव्यापी अहिंसक आंदोलन की शुरुआत की गई। भारत की आजादी के लिए मूल रूप से बहुत ज्यादा लोगों ने लड़ाई लड़ी और देश के लिए अपना बलिदान दिया। तो भारत के ऐसे वीर शहादत देने वाले जवानों के समर्पण को भी हम जान लेते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है मंगल पांडे। मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक गांव नगवा में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम दिवाकर पांडे तथा माता का नाम अभय रानी था। वे सन 1949 में 22 साल की उम्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए थे। वे बैरकपुर की छावनी में सैनिक थे। 34वीं बंगाल नेटिव कंपनी में वो पैदल सेना में एक सिपाही थे। यहीं पर गाय और सुअर की चर्बी से बने राइफल के कारतूसों का इस्तेमाल शुरू किया, जिस वजह से सैनिकों में आक्रोश बढ़ गया और परिणाम स्वरूप 9 फरवरी 1957 को नए कारतूसों का इस्तेमाल करने से मंगल पांडे और उनके साथियों ने इनकार किया। इससे चिढ़े हुए अंग्रेज अफसर ने मंगल पांडे के एक साथी को ह्यूमन भगत सिंह को उनकी राइफल छीनने की कोशिश की और राइफल नहीं देने पर उनको मौत के घाट उतार दिया गया। अपने साथ काम करने वाले साथी को अंग्रेज अफसर के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। इससे गुस्से में आकर मंगल पांडे के द्वारा अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बॉब को मौत के घाट उतार दिया गया, यानी कि उनके साथी के मृत्यु के बदले में अंग्रेज अफसर को मार दिया गया और इस कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। मंगल पांडे की मौत के कुछ समय पश्चात प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया, जिसे 1857 का विद्रोह कहा जाता है। इसी तरह से मंगल पांडे ने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। अब इसी कड़ी में दूसरा नाम आता है शहीद भगत सिंह का। शहीद भगत सिंह पंजाब के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। शहीद भगत सिंह भारत के सबसे छोटे स्वतंत्रता सेनानी थे। वह सिर्फ 23 वर्ष के थे जब उन्होंने अपने देश के लिए फांसी को गले लगा लिया। भगत सिंह पर अराजकतावादी और मार्क्सवादी विचारधाराओं का काफी प्रभाव देखा जाता था। लाला लाजपत राय की मौत ने उनको अंग्रेज के खिलाफ लड़ने के लिए उत्तेजित किया था। उन्होंने इसका बदला ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या करके लिया। भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय विधानसभा यानी कि अंग्रेजों की असेंबली में बम फेंककर क्रांतिकारी नारे लगाए थे।
उन पर लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा चला और 23 मार्च 1931 की रात भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया गया। और इसी तरह से शहीद भगत सिंह ने भारत के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी। आज भी भारत के प्रत्येक नागरिक उन्हें अच्छी तरह से एक देशभक्त के रूप में याद करते हैं। इसी कड़ी में तीसरा नाम है चंद्रशेखर आजाद का। उनका पूरा नाम पंडित चंद्रशेखर तिवारी था और उन्हें आजाद कहकर भी बुलाया जाता था। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी और माता का नाम जागरानी देवी था। वे 14 वर्ष की आयु में बनारस गए और वहां पर संस्कृत पाठशाला में उन्होंने पढ़ाई की। वहीं पर उन्होंने कानून भंग आंदोलन में योगदान भी दिया था। वे एक महान भारतीय क्रांतिकारी थे। उनके उग्र देशभक्ति को और साहस ने उनकी पीढ़ी के लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। हम आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह के सलाहकार भी थे और उन्होंने भारत के सबसे महान क्रांतिकारी में से एक माना जाता है। 1920-21 के वर्षों में गांधी जी के असहयोग आंदोलन से भी वे जुड़े। भारतीय क्रांतिकारी होते हुए चंद्रशेखर आजाद जी ने 1926 में काकोरी ट्रेन डकैती और वायसराय की ट्रेन को उड़ाने की प्रयास भी किया था। इन जैसे देशभक्ति के बड़े कार्य किए गए। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए 1928 में पूरे प्लान के साथ सॉन्डर्स की गोलीबारी में हत्या भी कर दी गई। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सभा का गठन भी किया और उसके माध्यम से लोगों को देशभक्ति जगाने की भी कोशिश की गई। जब चंद्रशेखर आजाद जेल भेजे गए तब उन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और जेल को अपना निवास बताया था। चंद्रशेखर आजाद जी की मृत्यु 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के एक पार्क में अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ते हुए गोलीबारी में हो गई थी। तो इसी तरह से चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने देश के लिए अपने प्राण की आहुति दी और आज भी भारत के प्रत्येक नागरिक उन्हें दिल से याद करते हैं। इसी कड़ी में चौथा नाम है बाल गंगाधर तिलक का। उनका पूरा नाम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक था। उनके पिता का नाम श्री गंगाधर रामचंद्र तिलक और माता का नाम पार्वती बाई था। वे भारत के एक प्रमुख नेता, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। आपको पता होना चाहिए कि भारत में पूर्ण स्वराज की मांग उठाने वाले वह पहले नेता थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनका नारा था, स्वतंत्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे हासिल करके रहूंगा। इस नारे ने लाखों भारतीयों को प्रेरित किया था। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें अशांति का जनक भी कहा था। उन्हें लोगों ने लोकमान्य शीर्षक दिया, जिसका साहित्यिक अर्थ है लोगों द्वारा सम्मानित। और सही में वह लोगों के बीच में छाए रहते थे और अपनी देशभक्ति को आगे रख भारत के लिए कार्य करते रहते थे। केसरी लेख में प्रकाशित उनके आलेखों से पता चलता है कि वह कई बार जेल भी गए थे। लोकमान्य तिलक ने जन जागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए महाराष्ट्र में गणेश उत्सव तथा शिवाजी उत्सव सप्ताह भर के लिए मनाना प्रारंभ किया। इन त्योहारों के माध्यम से जनता में देश प्रेम और अंग्रेजों के अन्यायों के विरुद्ध में संघर्ष का साहस बढ़ा जाता था और इसी तरह से पूरी जिंदगी उन्होंने भारत की आजादी के लिए न्यौछावर कर दी और अंत में 1 अगस्त 1920 को मुंबई में उनका निधन हो गया। आज भी बाल गंगाधर तिलक यानी कि लोकमान्य तिलक को भारत में प्रत्येक लोगों के द्वारा याद किया जाता है और ऐसे स्वतंत्रता सेनानी आज भी प्रत्येक भारतीय नागरिक के दिल में बसते रहते हैं। इसी कड़ी में पांचवा नाम आता है सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता था। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रवादी थे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती था। वे 1920 के अंत तक राष्ट्रीय युवा कांग्रेस में बड़े नेता बन गए थे। सन 1938-39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए, लेकिन कांग्रेस के साथ उनके संबंध लंबे टाइम तक अच्छे नहीं रहे। इसी वजह से सुभाष चंद्र बोस ने 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ जापान की सहायता से भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज का भी निर्माण किया। 5 जुलाई 1943 में सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर बनकर सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा लगाने वाले सुभाष चंद्र बोस पहले भारतीय थे और इसी तरह से आजाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। अंत में 1943 में उन्होंने कोलकाता को भारत की राजधानी भी बना दिया था। भारत को आजाद करने का कार्य किया, लेकिन कांग्रेस के साथ मतभेद होने के कारण कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसे नहीं स्वीकारा जा सका और सुभाष चंद्र बोस के बलिदान को भी भुला दिया गया।
और इसी तरह से भारत को आजाद करवाने के लिए 18 अगस्त 1945 को जापान के टोक्यो जाते समय ताइवान के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हवाई दुर्घटना में निधन हो गया, लेकिन उनका शव नहीं मिल पाया, इसीलिए आज भी उनकी मृत्यु एक रहस्य मानी जाती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की फाइल हाल की चुनी हुई सरकार के द्वारा रीओपन करने की बात की जा रही है, लेकिन आप इसे भी एक पॉलिटिक्स मान सकते हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक सच्चे और ताकतवर नेता थे जिनका भारत की आजादी में बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है। तो ऐसे निष्ठावान नेता सुभाष चंद्र बोस को सभी भारतीय नागरिक आज भी दिल से याद करते हैं। इसी कड़ी में छठा नाम है गांधी जी का। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रीय पिता और बापूजी कहकर बुलाया जाता था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी को भारत के सबसे महान स्वतंत्र सेनानी के साथ साथ कुछ लोगों में से एक आम नागरिक के जैसे ही माना जाता था, जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। उन्होंने सरल जीवन और उच्च सोच जैसे मूल्यों का प्रचार भी किया था। उनके सिद्धांत थे सच्चाई, अहिंसा और राष्ट्रवाद। गांधी जी ने सत्याग्रह का नेतृत्व किया, हिंसा के खिलाफ आंदोलन किया, जिसके अंत में भारत की आजादी की नींव भी रखी गई। उनके जीवन भर की गतिविधियों में किसान मजदूरों के खिलाफ भूमिकर और भेदभाव के विरोध करना शामिल था। वे अपने जीवन के अंत तक अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ते भी रहे। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि जिस प्रकार सत्याग्रह के शांति व अहिंसा के रास्तों पर चलते हुए महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, और इसका कोई ऐसा दूसरा उदाहरण विश्व इतिहास में कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा। भारत की आजादी में गांधी जी की भूमिका सबसे ज्यादा मानी जाती है। उन्हें अहिंसा का पुजारी भी माना जाता है। गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे और इसी की बदौलत अंग्रेज सरकार को आजादी के लिए झुकना पड़ा और भारत को स्वतंत्रता पर मुक्त भी करना पड़ा। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में प्रार्थना सभा के समय नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या की और इसी तरह से गांधी जी की भी मृत्यु हो गई। गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता माने जाते हैं और आज भी भारत में गांधी जी को प्रत्येक भारतीय नागरिक के द्वारा याद किया जाता है। इसी कड़ी में सातवां नाम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का। पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू और पंडित जी के नाम से भी बुलाया जाता था। उनके पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू और माता का नाम श्रीमती स्वरूप रानी था। वह भारतीय स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी के साथ संपूर्ण ताकत से लड़े, असहयोग आंदोलन का भी हिस्सा रहे। असल में वह एक बैरिस्टर और भारतीय राजनीति में एक केंद्रीय व्यक्ति थे। आगे चलकर वे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बाद में वह उसी दृढ़ विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के साथ भी जुड़ गए। भारतीय स्वतंत्रता के लिए 35 साल तक लड़ाई लड़ी और तकरीबन 9 साल तक जेल में भी रहे। 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्हें आधुनिक भारत के वास्तुकार के रूप में माना जाता है, क्योंकि उन्हीं की बदौलत भारत का निर्माण शुरू हुआ और उन्हीं के कार्यकाल में भारत की दूसरे देशों ने मान्यता भी प्राप्त हुई। तो ऐसे महान क्रांतिकारी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को आज भी भारत के प्रत्येक नागरिक दिल से याद करते हैं। इसी कड़ी में आठवां नाम आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म गुजरात के नडियाद में हुआ था। उनके पिता का नाम झवेर भाई पटेल और माता का नाम लाडबा देवी था। सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने माता पिता के चौथे संतान थे। उनकी मुख्यतः शिक्षा स्वाध्याय परिवार से ही हुई थी, लेकिन आगे जाकर वह लंदन पढ़ने चले गए और बैरिस्टर की पढ़ाई की और वापस आकर अहमदाबाद में उन्होंने वकीलात करना शुरू किया। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान 1918 के खेड़ा संघर्ष से शुरू हुआ। गुजरात का खेड़ा जिला उन दिन भयंकर सूखे की चपेट में था। किसानों ने अंग्रेज सरकार से भारी कर में छूट की मांग की थी। जब यह स्वीकार नहीं किया गया तो सरदार पटेल और गांधी जी के साथ बहुत से लोगों ने आंदोलन किया और लोगों को कर न देने के लिए प्रेरित किया। अंत में सरकार झुकी और उस वर्ष में करों में राहत दी गई।
यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहली सफलता थी। इसी तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा अपने आप को देश के लिए समर्पित किया गया। अंग्रेज सरकार के द्वारा आजादी दी गई, उसमें सबसे पहले सरदार पटेल का बहुत बड़ा योगदान देखा जाता है और सबसे ज्यादा भारत की आजादी के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 रियासतों को एक किया और एक स्वतंत्र और अखंड भारत का निर्माण किया। इसका श्रेय संपूर्ण रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है। और इसी तरह से भारत की आजादी के बाद देश के प्रथम गृह मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिम्मेदारी दी गई। जिम्मेदारी निभाते निभाते सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने बहुत मुश्किलें आई, लेकिन उन्होंने दृढ़ मनोबल के कारण सभी मुश्किलें दूर कर दी गई और भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में उन्होंने उनकी जवाबदेही बहुत खूब निभाई थी। इसी तरह से अपनी जवाबदेही निभाते निभाते 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में उनका अंतिम सांस ली। तो ऐसे महान क्रांतिकारी और भारत के अखंड बनाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज भी सभी भारतीय नागरिक दिल से याद करते हैं। तो ये 8 महानायक जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य भूमिका निभाई और अपना योगदान दिया। इन 8 महानायकों के सिवाय बहुत से ऐसे योद्धा थे जिन्होंने भारत की आजादी में बहुत अच्छी भूमिका निभाई और भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो ऐसे महानायक क्रांतिकारियों को हमारी चैनल की ओर से हम नमन करते हैं। अब इससे आगे हम जानते हैं किस तरह से देश को आजादी के लिए खड़ा किया गया। 1929 को लाहौर सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की और 26 जनवरी को गणतंत्र दिन के रूप में घोषित किया। कांग्रेस ने भारत के लोगों से स्वयं प्रतिज्ञा करने व पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति तक समय समय पर जारी किए गए कांग्रेस के निर्देशों का पालन करने के लिए भी सभी भारतीय नागरिकों को बताया था। इस तरह से स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन भारतीय नागरिकों के बीच राष्ट्रीय ईंधन जोखने के लिए किया गया और दबाव के साथ स्वतंत्रता देने पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार को मजबूर करने के लिए नागरिकों को भी बताया गया और लोगों ने कांग्रेस की बात उस टाइम पर मानी थी। कांग्रेस ने 1930 से लेकर 1950 के बीच 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। इसमें भारत के नागरिकों को एक साथ मिलकर स्वतंत्रता की शपथ दिलवाई जाती थी। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में इनका वर्णन किया है। ऐसी बैठकें किसी भी भाषण या उपदेश के बिना शांतिपूर्ण व गंभीर तरीकों से होती थी, यानी कि आजादी की लड़ाई में भी राजनीति कभी भी नहीं की जाती। गांधी जी ने कहा कि बैठकों के अलावा इन दिनों को कुछ रचनात्मक काम करने के लिए खर्च करना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। इसे ध्यान में रख कताई काटना, हिंदू और मुसलमानों का पुनर्मिलन करवाना, अछूतों की सेवा करना, इन सभी कामों को शुरू कर दिया गया और आम नागरिकों ने गांधी जी के कहने से ही अपना कीमती समय लोगों की सेवा के लिए लगा दिया। अब बात आती है सन 1946 में ब्रिटिश की लेबर पार्टी की सरकार का राजकोष हाल ही में समाप्त किए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खस्ताहाल था। तब उन्हें एहसास हुआ कि न तो उनके पास अपने खुद के देश में जनादेश बचा और न ही अंतरराष्ट्रीय समर्थन। इस कारण से तेजी से वह बेचैन होने लगे और भारत को नियंत्रित करने के लिए देशी बलों की विश्वसनीयता भी खोने लगे। फरवरी 1947 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की। ब्रिटिश सरकार जून 1948 में ब्रिटिश भारत को पूर्ण आत्म प्रशासन का अधिकार प्राप्त करेगी, यानी कि स्वतंत्र करेगी। अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की तारीख को आगे बढ़ा दिया क्योंकि उन्हें लगा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लगातार विवाद के कारण अंतरिम सरकार का पतन जल्दी ही हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की तारीख के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह 15 अगस्त को चुना। ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश भारत को 2 राज्यों में विभाजन करने के विचार को 3 जून 1947 को स्वीकार कर लिया और ये भी घोषणा की कि उत्तराधिकारी सरकारों को स्वतंत्र प्रभुत्व दिया जाएगा और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के से अलग होगा, पूर्ण अधिकार भी उन्हें मिलेगा। यानी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत को आजाद करने की बात स्पष्ट रूप से बता दी गई। अब यहाँ पर जानते हैं भारत और पाकिस्तान इस तरह से अंग्रेजों के द्वारा 2 देश स्वतंत्र किए गए, यानी कि आजादी पर मुक्त किए गए। तो इस प्रक्रिया को किस तरह से किया गया वह भी हम जान लेते हैं। लाखों मुस्लिम, सिख और हिंदू शरणार्थियों ने स्वतंत्रता के बाद तैयार नई सीमाओं को पैदल पार कर सफल
से तय किया। पंजाब जहां सीमाओं के लिए सिख क्षेत्रों में 2 हिस्सों में विभाजित किया गया, वहां बड़े पैमाने पर रक्तपात हुआ। बंगाल व बिहार में हिंसा भड़क गई, लेकिन महात्मा गांधी जी की उपस्थिति में वहां पर सांप्रदायिक हिंसा को रोक दिया गया। नई सीमाओं के दोनों ओर 2,50,000 से 10 लाख लोग हिंसा में मारे गए, जिसका सही आंकड़ा आज तक अभी भी नहीं मिल पाया। पूरा देश स्वतंत्र दिवस मना रहा था, वहीं गांधी जी नरसंहार को रोकने की कोशिश में कलकत्ता में रुक गए। पर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस घोषित हुआ और पाकिस्तान नामक नया देश अस्तित्व में आया। मोहम्मद अली जिन्ना ने कराची में पहले गवर्नर के रूप में शपथ भी ले ली। भारत की संविधान सभा ने नई दिल्ली में संविधान हॉल में 14 अगस्त को 11 बजे अपने 5वें सत्र की बैठक बुलाई। सत्र की अध्यक्षता राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को सौंपी गई। इस सत्र में जवाहरलाल नेहरू ने भारत की आजादी की घोषणा करते हुए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नामक भाषण दिया। इसका मतलब होता है नियति से वादा। 15 अगस्त 1947 को सुबह 11 बजे संसद सभा में भारत की स्वतंत्रता का समारोह का आरंभ किया गया, जिसमें अधिकारों का हस्तांतरण किया गया। जैसे ही मध्य रात्रि की घड़ी आई, भारत ने अपनी स्वतंत्रता हासिल की। एक स्वतंत्र राष्ट्रगान भी बनाया गया। अब हम जवाहरलाल नेहरू ने भारत की आजादी के पहले भाषण में क्या कहा था, वह भी आप लोगों को बता देते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने बताया, कई साल पहले हमने नियति से वादा किया था और अब समय आ गया है कि हम अपना वादा निभाएंगे। पूरी तरह से न सही बल्कि बहुत हद तक निभाएंगे। आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग जाएगा। ऐसा क्षण आता है, मगर इतिहास में विरले ही आते हैं, जब हम पुराने से बाहर निकलकर नए युग में कदम रखते हैं। जब एक युग समाप्त हो जाता है, जब एक देश के लंबे समय की दूर हुई आत्मा मुक्त हो जाती है। यह संयोग ही है कि इस पवित्र अवसर पर हम भारत और उसके लोगों की सेवा करने के लिए तथा सबसे बढ़कर मानवता की सेवा करने के लिए समर्पित होने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। आज हम दुर्भाग्य से एक युग को समाप्त कर रहे हैं और भारत पुनः स्वयं को खोज पा रहा है। आज हम जिस उपलब्धि का अवसर मना रहे हैं, वह केवल एक कदम है नए अवसरों के खुलने का। इससे भी बड़ी विजय और उपलब्धियां हमारी प्रतीक्षा कर रही है। भारत की सेवा का अर्थ है लाखों करोड़ों पीढ़ियों की सेवा करना। इसका अर्थ है निर्भयता, अज्ञानता और अवसर की असमानता मिटाना। हमारी पीढ़ी से सबसे महान व्यक्ति की यही इच्छा है कि हम भारतीय की आंखों में आंसू न देखें, यानी कि आंसुओं को मिटा पाए। ये हमारे लिए संभव न हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू है, तब तक हमारा कार्य समाप्त नहीं होगा। आज एक बार फिर वर्षों के संघर्ष के बाद भारत जागरूक और स्वतंत्र है। भारत हमें बुला रहा है। हम कहां जाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, जिसमें हम आम आदमी, किसानों और श्रमिकों के लिए स्वतंत्रता का अवसर ला सके। हम निर्धनता मिटाकर एक समृद्ध, लोकतांत्रिक और प्रगतिशील देश बना सके। हम ऐसी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संस्थाओं को बना सके जो प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए जीवन की परिपूर्णता और न्याय सुनिश्चित कर सके। कोई भी देश तब तक महान नहीं बन सकता जब तक उसके लोगों की सोच का कर्म अच्छा नहीं होता। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने 15 अगस्त की सुबह को 11 बजे अपने पहले भाषण में यही बात बताई थी। और इसी कड़ी में सभा के सदस्यों ने औपचारिक रूप से देश की सेवा करने के लिए शपथ भी ली थी। महिलाओं के एक समूह ने भारत की महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया और औपचारिक रूप से विधानसभा को राष्ट्रीय ध्वज भी भेंट किया। आधिकारिक समारोह नई दिल्ली में हुए, जिसके बाद भारत एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया और वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पहले गवर्नर जनरल के रूप में अपना पदभार भी संभाल लिया। महात्मा गांधी के नाम के साथ लोगों ने इस अवसर को मनाया। गांधी जी हालांकि खुद आधिकारिक घटनाओं में कहीं भी हिस्सा नहीं लिए थे। इसके अलावा उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच शांति को प्रोत्साहित करने के लिए कोलकाता में एक भीड़ के साथ बात की और उस दौरान
24 घंटे वह उपवास पर भी बैठे थे, यानी कि उन्होंने आंदोलन किया था। और इसी तरह से भारत के स्वतंत्र सेनानी और वीर जवानों ने बलिदान की वजह से आखिरकार ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और भारत को स्वतंत्रता के रूप में आजादी देनी पड़ी। और यही दिन को स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक साल 15 अगस्त को सभी भारतीय नागरिकों को इस दिन को अच्छे से मनाया जाता है और यह खुशी का माहौल होता है। भारत की जनगणना 1951 के अनुसार विभाजन के एक साल बाद 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और 72,50,000 के करीब हिंदू पाकिस्तान छोड़कर भारत आए थे। तो यह आंकड़ा सही में आप मान सकते हो। इस दिन पूरे भारत में झंडा फहराने के समारोह, परेड और सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया जाता है। भारतीय इस दिन अपनी पोशाक, सामान, घरों और वाहनों पर राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित करते हैं और उत्सव मनाते हैं। और परिवार व दोस्तों के साथ देशभक्ति से भरी फिल्में देखते हैं और देशभक्ति से भरे गाने भी सुनते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर भी आयोजन किया जाता है। देश के प्रथम नागरिक और देश के राष्ट्रपति स्वतंत्रता दिवस के पूर्ण संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं। इसके बाद अगले दिन दिल्ली में लाल किले पर तिरंगा फहराया जाता है, जिसे 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इसके बाद प्रधानमंत्री के द्वारा देश को संबोधित किया जाता है। इस आयोजन के बाद स्कूली छात्रों व राष्ट्रीय कैडर कोर के सदस्य राष्ट्रगान करते हैं। लाल किले में आयोजित देशभक्ति के में ओतप्रोत इस रंगारंग कार्यक्रम को देश के सार्वजनिक प्रसारण सेवा दूरदर्शन चैनल पर बताया जाता है, यानी कि इसका लाइव प्रसारण किया जाता है। स्वतंत्र दिवस की संध्या पर राष्ट्रीय राजधानी तथा सभी शासकीय भवनों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाता है, जो शाम को सबसे आकर्षण का केंद्र बन जाता है और लोग इसे देखने को भी निकलते हैं। इसी तरह से भारत के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वहां पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है और अपने राज्य और प्रदेश को संबोधित किया जाता है। इसके बाद सरकारी दफ्तरों को लाइटों से सजाया जाता है और 15 अगस्त के दिन को अच्छी तरह से उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अब हम जानते हैं 15 अगस्त को किस तरह से विदेशों में मनाया जाता है। खासकर विदेश में भारत के स्वतंत्रता दिवस को एक समारोह के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को प्रवासी भारतीय अपने अपने क्षेत्र में परेड और प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। न्यूयॉर्क और अमेरिका के अलग अलग शहरों में 15 अगस्त को प्रवासी और स्थानीय आबादी के बीच में, यानी कि भारतीयों की आबादी के बीच में भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। विदेश में लोग 15 अगस्त के आसपास या सप्ताह के अंतिम दिनों में भारत का स्वतंत्रता दिन को मनाते हैं और खुशी खुशी अपने देश को याद करते हैं। तो इसी तरह से 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अलग अलग देशों में मनाया जाता है। कोई भी देश हो वह अपनी आजादी चाहता है और जब उसे आजादी मिल जाती है तो उसे इसी तरह से हर साल अच्छे से मनाता भी है और अपने देश के लिए बलिदान देने वाले वीर जवानों को याद भी करता है और वापस से अपने काम पर लग जाता है। लेकिन प्रत्येक भारत के नागरिकों के दिलों में आज भी देशभक्ति कायम है, चाहे फिर वह भारत में बसे हो या फिर विदेशों में बसे हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें दूसरे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। तो प्रत्येक भारत के नागरिक को हमारी चैनल की ओर से जय हिंद।